श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन शर्मा। और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है बाल यौन शोषण और बचाव। डॉक्टर पवन शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी जानते हैं कि यौन शोषण वर्तमान समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ये कलंक है और ये एक बहुत गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। यौन शोषण न केवल महिलाओं के साथ होता है बल्कि ये पुरुषों के साथ भी, और अब तो बच्चों के साथ भी लगातार हम सुन रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो जनसंचार के माध्यम हैं उन पर लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस पर चर्चा बहुत कम होती है। जब कोई घटना घट जाती है उस पर हम खूब बात करते हैं, लेकिन कैसे हम इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, इस पर हम चिंतन मनन करें। तो डॉक्टर पवन शर्मा हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में यौन शोषण की जो परिभाषा है वो क्या है। आपने बहुत अच्छी बात बताई और जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है, वाकई में ये बहुत जानकारी के लिए अच्छी रहेगी, रोचक रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यौन शोषण के बारे में जब कभी हम बात करते हैं तो आमतौर पे इसको सिर्फ एक शारीरिक भूख के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो मनोविकृति है वो ये है कि कभी ना कभी आप देखेंगे हमारे आदिकाल से भी हर कोई व्यक्ति जब किसी और पे अपना काबू करना चाहता है, अधिकार करना चाहता है, या रियासतें जब लड़ती हैं तो हमेशा वहां की वो औरतों के साथ या दूसरे लोगों के साथ यौन अपराध करते हैं ताकि उस पे अपना वो अधिकार, आधिपत्य देते हैं। इसी तरह से आप जानवरों में भी देखेंगे, जैसे ही जानवरों में कभी लड़ाई होती है और दूसरे जो मेल जानवर हैं वो जब दूसरे पे काबू करते हैं तो आप देखेंगे कि वो मादाओं के साथ अपना यौन शोषण करके अपना अधिकार और अपना स्थायित्व जमाते हैं। इसी तरह की बात होती है कि जब भी कभी आप इंसानों में देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही बचपन से रोके गए हैं, दबाए गए हैं, कुचले से गए हैं और एक दबाव वाली मानसिकता को लेकर के जी रहे हैं, तो वो हमेशा बड़े होकर के कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करा जाए जिससे उनका अधिकार स्थापित होने का एक सबूत मिल सके उनको। तो ऐसे में यौन शोषण ही उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा साधन मिलता है जिससे कि उनको आभास होता है और उनको एक एविडेंस मिल जाता है कि हाँ, मेरा एक अधिकार है। तो ये पावर वाली बात है जी। तो यदि यौन शोषण को हम और विस्तार से जानने का प्रयास करें तो ये बिना किसी की इच्छा के उसके साथ संबंध बनाना या कुछ और भी इसमें शामिल है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें सिर्फ संबंध बनाना ही ना कहें, अगर किसी की भी इच्छा के विरुद्ध आप उसको कुछ अश्लील सामग्री दिखा रहे हैं या उस पे हम अश्लील शब्दों में बात कर रहे हैं या किसी की पारिवारिक या किसी की व्यक्तिगत निजता में हनन कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर हम अश्लीलता से जुड़ा हुआ साहित्य या उसको कुछ चित्र दिखाना या वीडियो या पोर्नोग्राफी या किसी भी तरह के हम बार बार नापसंद टच होते हैं, यानी छूना होता है किसी भी तरह का शारीरिक अंग को, और कभी खास अंगों को छूना खास तौर से कह लीजिए, तो ये सारा ही यौन उत्पीड़न के श्रेणी में आता है। यदि हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है उसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप इसे यदि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्या कहेंगे? जी, आपको इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि जब भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति होती है वो हमेशा बच्चों को आसान टारगेट बनाते हैं, आसान निशाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर यौन अपराध को लेकर के अनभिज्ञ हैं। वो इसके बारे में जानते ही नहीं है कि उनके साथ कभी कोई ऐसी यौन हिंसा हो रही है। इस वजह से वो उनके लिए बड़े आसान टारगेट होते हैं। और जब भी कभी आप देखेंगे तो 18 साल की उम्र के नीचे के करीबन 4 में से 1 लड़की और 13 में से कोई 1 लड़का बचपन में कहीं ना कहीं यौन अपराध का शिकार हो चुका है, जो कि उसके बारे में जानते नहीं थे, इसलिए ऐसा हो जाता है। डॉक्टर शर्मा, ऐसा कहा जाता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, खास तौर से बच्चों में, 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि पारिवारिक सदस्य होते हैं या जान पहचान के होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल, ये एकदम फैक्ट आपने बोला है और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हो सकें और समझ सकें। आमतौर पे 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे इस यौन अपराध के बीच में शामिल होते हैं, क्योंकि उनको बच्चों तक पहुंच बड़ी आसान हो जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शामिल होते हैं और हर हिस्से में पहुंच बनाए रखते हैं और उन पर हमें शक भी नहीं हो पाता है और हम संदेह भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ, हमारे साथ ऐसा कोई हरकत हो रही होती है। इसलिए अधिकतर जब भी आप देखेंगे बाल यौन अपराध होते हैं तो उसमें 90% ऐसे लोग होते हैं, या तो वो परिवार के बड़े लोग हैं, परिवार के जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ना कोई जान पहचान वाले ऐसे लोग हैं, जैसे बच्चों का कोई स्कूल के लोग हैं या ड्राइवर हैं या नौकर हैं या रिश्तेदार हैं। इसलिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बहुत घनिष्ठता में होते हैं, जिन पे हम संदेह भी करना चाहें तो ना कर पाएं, और वो इस मौके का लाभ उठा करके अक्सर ऐसा अपराध कर देते हैं। आपने कहा कि ऐसे लोग जिनको दबाया गया है, जिनके साथ कुछ ऐसे व्यवहार हुए हैं, वो बड़े होकर
शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखते हैं, तो वो कौन सी मनोदशा है जब एक वयस्क बाल यौन शोषण के लिए प्रवृत्त हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, कोई एक खास मनोवैज्ञानिक दशा ऐसी नहीं है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यौन शोषण का अपराध करेगा। ये कई दशाओं का एक योग हो सकता है। वो अवसाद में भी हो सकता है, वो दबाव में भी हो सकता है, वो तनाव भी हो सकता है, उसके हो सकता है अपने वैवाहिक रिश्ते अच्छे ना हो, वैवाहिक संबंध ठीक ना चल रहे हो, वो समाज में कहीं दबला कुचला हो, वो अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा ही प्रताड़ित हुआ रहा हो, और हो सकता है कि वो बचपने में कहीं ऐसा रहा हो जिसको कि बहुत ज्यादा दबाया गया हो, उसकी इच्छाएं दबी रह गई हो, तो वो आज तक बाहर आती हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बचपन में कोई ना कोई ऐसी घटना देखी है जो उनके मानसिक पटल पे बहुत ज्यादा अभी तक असर कर रही है, तो इसको हम लोग PTSD कहते हैं, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। तो वो कहीं ना कहीं जाहिर करने के लिए बाहर ऐसा क्राइम कर देते हैं। डॉक्टर शर्मा, आमतौर पर इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। कई बार अभिभावकों को ये बात पता होती है, तब भी वो बात को छुपाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि वो पारिवारिक सदस्य या बहुत निकट का व्यक्ति होता है, जान पहचान का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि बच्चे इस बात को उद्घाटित नहीं करते अपने माँ बाप के सामने, और उनके माँ बाप को ये बात पता नहीं होती। तो कैसे हम ये पता लगाएं, क्या कुछ खास लक्षण ऐसे बच्चों में होते हैं, खासतौर से अभिभावकों की बात यदि हम करें कि उनके बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी है, कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग कभी भी यौन अपराध या यौन शिक्षा के बारे में बात करें तो इन शब्दों पे हम परिवार में कभी बात नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वो बात ही नहीं हो रही होती है, तो इस पे बात जब भी कभी उठती है तो हम बच्चों को या तो मना कर देते हैं, टोक देते हैं, दबा देते हैं, और इन विषयों को हम ज़्यादा ही उछाते नहीं हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं शर्मिंदगी और डर की वजह से वो बच्चे अपने साथ जो कोई हिंसा हुई है या कोई ऐसी हरकत हुई है तो बता नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो बच्चे कभी करते हैं, तो जिससे अभिभावक ये जान सकते हैं कि यकीनन इसके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत हुई होगी। जैसे वो बच्चा आमतौर पे जिस व्यक्ति ने उसके साथ ऐसी हरकत करी है उसके सामने आने से बचेगा, उससे दूर रहेगा और उससे कम से कम संपर्क में आने की कोशिश करेगा। फिर ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहाते समय कोशिश करेंगे कि कपड़े पहन के नहाएं, वो अपने शरीर को दिखाने से बचते हैं। इवन अपने माँ बाप के साथ भी वो कहीं ना कहीं अपने किसी खास अंगों को छुपाने की बात करते हैं। कुछ ही आप देख सकते हैं कि कुछ अभिभावकों को अगर ऐसा मिल जाए कि बच्चों के शरीर पे असामान्य चोटों के निशान है, तो यकीनन उनको समझ लेना चाहिए कि इसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो ये बच्चा बता नहीं पा रहा है। बेहतर होगा कि आप उसके साथ देखें, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उसकी पढ़ाई में कम होगी, वो अकेला रहना शुरू करेगा। और कई बार ऐसे भी देखा है कि वो बच्चा आमतौर पर ये सेक्स से जुड़े हुए कुछ कंटेंट या मीडिया कह लीजिए या स्रोत कह लीजिए, इनकी तरफ थोड़ा रुचि ज्यादा दिखाने लगता है और ज्ञान अर्जन ज्यादा करने लगता है, इसके बारे में जिज्ञासा लेता है। डॉक्टर पवन शर्मा, बाल शोषण से बचने के लिए अभिभावकों को किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा? ये बहुत अच्छा है कि अगर हम प्रिवेंशन पे बात करते हैं तो हमें क्योर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर हमारी जागरूकता अच्छी होगी तो यकीनन हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं घट पाएंगी जिन्हें हमें बाद में कहीं ना कहीं सुधारना पड़े। सबसे पहली बात तो है संवाद। अगर हमारे अभिभावक बच्चों के साथ संवाद करेंगे इस विषय पर, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे, और उनकी उम्र के मुताबिक अगर हम यौन शिक्षा पे बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी जानकारियां उनके साथ साझा करेंगे, तो यकीनन बच्चा हमसे खुल करके अपनी बात कह पाएगा और उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। और इस पे अभिभावकों को ये देखना जरूरी है कि जब भी कभी कोई बच्चा ऐसी बात पूछे तो उसकी बात को एड्रेस करें, यानी नोटिस करें और खुद जवाब दें, बजाय कि बच्चा कहीं और किसी दूसरे सोच से इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जाए। अगर वो उसको ही सही भाषा, सही ज्ञान अपने अभिभावकों से मिलेगा तो यकीनन एक अच्छा मार्गदर्शन भी होगा और आने वाली घटनाओं से बचाव हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये और बताना चाहूंगा कि जो भी अभिभावक अभी ध्यान दें कि अगर उनके घर में कोई रिश्तेदार आता है, कोई मित्र आता है, कोई दोस्त आता है जिसके साथ बच्चा असहज है, यानी कहीं ना कहीं बच्चे ने ऐसी कोई हरकत महसूस करी है जो उस व्यक्ति के साथ असहज है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, भले ही वो चाहे जितना भी निकट रिश्तेदार हो, निकट दोस्त हो, तो कोशिश करें कि उसके साथ आप घर में ना मिल करके कहीं बाहर मुलाकात करें, कहीं और दूसरी जगह ऐसे मीटिंग स्थल रख लें जहां पर आप उनके साथ मुलाकात कर सकें, क्योंकि ये चीजें आपके बच्चे को ऐसी आने वाली घटनाओं से बचाएगी। निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे जिनके साथ यौन शोषण होता है वो मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, और उनको इस आघात से बाहर निकालने में किस तरह का व्यवहार परिवार के सदस्यों का होना चाहिए और समाज की क्या भूमिका हो सकती है? जी देखिए, बच्चों का जो दिमाग होता है वो वाकई में कोरा कागज होता है। उस पर जिस तरह का पहला इंप्रेशन पड़ेंगे वो उसके पूरे जीवन भर तक
काम करते हैं। और बचपन में ही किसी बच्चे ने अगर ऐसी घटना देख ली है तो उसका पूरा जीवन प्रभावित होता है इस बात पे। यदि कभी ऐसा बच्चा होता है, किसी के साथ ऐसा हो, तो सबसे पहले तो उसको ये उपलब्ध कराना होता है कि हम उसके लिए उपस्थित हैं, उसकी जरूरत के लिए हम उसके साथ हैं, ताकि वो हमसे अपनी बात कह सके। क्योंकि वो शर्मिंदा भी होता है, डर भी होता है, और हमारे समाज में अभी तक ऐसे ही लोगों को विक्टिम के तौर पे देखा जाता है। यानी जिसके साथ समस्या हुई है, जिसके साथ अपराध हुआ है, आमतौर पे हम उसको ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जबकि हमें उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और उससे अपनी बात करके पूछना चाहिए कि आपके साथ क्या बात हुई है, क्या घटा है। और अगर हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और बहुत ही ज्यादा अनजाना सा या औचक सा कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो यकीनन वो भी हमसे अपनी बात कहने में थोड़ा सा सहज होता है। और उसको ये भी बताएं कि हम उसकी मदद के लिए हैं, ये कुछ समय का फेज था जो निकल जाएगा, आगे बढ़ेगा, और इससे जुड़ी हुई जो भी कानूनी सहायता हमें मिल सकती है जरूर उसके लिए हमें जाना चाहिए। और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अगर आपसे हो सके तो आप उसकी मदद करें, या फिर अगर आप चाहें तो किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मानसिक और भावनात्मक सहयोग और समर्थन उस बच्चे का अधिकार भी है और उससे सदमे से बाहर निकलने के लिए उसको सक्षम बनाएगा यदि इस तरह का सहयोग उसे मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत करने और उसकी क्षमता का विकास करने में जो मनोवैज्ञानिक हैं वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं। आप स्वयं एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह से डील करते हैं? आमतौर पर देखेंगे आप, बच्चों के साथ में कभी भी उनकी आत्म छवि ही उपलब्ध नहीं होती है। तो हमारे जैसे मनोवैज्ञानिक हमेशा सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चे की आत्म छवि, उसकी सेल्फ इमेज को डेवलप करें, बनाएं और उसको बढ़ाएं। तो जैसे जैसे बच्चे अपनी आत्म छवि को बढ़ाता है, यकीनन उसके साथ दैनिक जीवन में होने वाली कुछ भी घटनाएं वो फिर उतना मायने नहीं रखती हैं, जो कि उसकी आत्म छवि को छोटा कर देंगी। इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो नए नए काम कर सकता है और ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है लोगों के सामने। और छोटी और मनचाही अनचाही घटनाएं जो भी हो रही हैं उसके साथ जीवन में, वो उस पर इतना प्रभाव नहीं डालेंगी। इसके लिए हमें अच्छी बातों को ज्यादा बढ़ाना होता है और जो बुरी बातें हैं उनका प्रभाव हमें उसके मानसिक पटल से कम करना होता है। ये कुछ थेरेपी के थ्रू भी होता है और कुछ काउंसलिंग सेशंस के थ्रू भी होता है। तो इससे किस तरह के नतीजे सामने आते हैं? यकीनन मैं आपको बताऊं कि अगर जब भी हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा होता है तो ये जो बदलाव होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इनको कह सकते हैं, ये कुछ सेकंडों में ही हो जाते हैं। क्योंकि हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही रचना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ी सी हमें शारीरिक हरकतें उनकी बदलनी होती हैं और थोड़े से उनके मानसिक पटल में रखे हुए पुराने बिलीफ सिस्टम, मूल्य, इन सबको अगर हम बदल देते हैं तो उससे जुड़ा कोई भी हमारे साथ देखेंगे कि जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। यकीनन मैं आपके माध्यम से अगर आप कहें तो मैं आपके या जितने भी श्रोता हैं उनके साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अभी इसी वक्त ही अपने अंदर बदलाव देख सकते हैं। तो श्रोता अगर किसी के पास ऐसी कोई घटनाएं हैं तो यकीनन वो देखेंगे मानसिक पटल में उनके पास वो बहुत सारी रंगीन होंगी, वीडियो में होंगी। अगर आप उसमें से कोई कलर बढ़ाएंगे तो उन घटनाओं का आपके मानसिक पटल पे प्रभाव बढ़ जाएगा। और यदि आप उनका कलर यानी रंग, रूप और उनकी छवि को अगर धूमिल कर देंगे या काली सफेद कर देंगे या ऐसी धुंधली बना दें जो आपके देखने लायक भी ना हो, और उन आवाजों को अगर आप इतना ज्यादा क्षीण कर दें और या बिल्कुल ही विलुप्त कर दें, तो उनका घटनाओं का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि यदि आप कोई एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और उसकी आवाज बंद करके देखें तो देखेंगे वो ज्यादा डराने वाली नहीं रहेगी। डॉक्टर पवन शर्मा, आपने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं ने इसको आत्मसात किया होगा। आपने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि ये हमारे समाज की विडंबना है कि जो पीड़ित है उसको ही हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो समाज की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, लोग इस तरह का व्यवहार ही ना करें कि बच्चे पीड़ित हों, उनको सदमा मिले और वो अपना जो बचपन है उनका छिन जाए जी, वो गंभीर हो जाए और अपना विकास ना कर पाए। तो समाज से क्या कहना चाहते हैं? समाज में सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस मुद्दे पे वो है सारे अभिभावक। अगर अभिभावक और शिक्षक ये दो लोग मिल जाएं तो यकीनन हम आगे भविष्य में होने वाले अपराधी और अपराध दोनों को ही रोक सकते हैं। क्योंकि ये दोनों कड़ियां ऐसी हैं कि जितना भी खुला संवाद और जितना अच्छा समाज का प्रतिरूप बच्चों के सामने हम शो करेंगे, दिखाएंगे, उतने ही अच्छा उनको दिखेगा। यदि अगर हम उनके सामने अच्छी बातें बोलेंगे, मूल्यों की बात करें, अगर हम अच्छे मूल्य रखेंगे, अच्छी ज्ञान रखेंगे, तो हमारे आने वाले बच्चों के पास समाज का जो भी प्रतिनिधित्व करेगा वो एक बहुत अच्छी तस्वीर करेगी बजाय कि शिकायतों के। और आमतौर पर अगर आप देखें
कुछ जगह पे जहां पर कुछ अच्छे शिक्षक हैं जो बच्चों के साथ खुले संवाद करते हैं, उनके व्यक्तित्व और पढ़ाई दोनों में ही बहुत ज्यादा उभार आता है। इसी तरह से कुछ अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के साथ खुला संवाद रखते हैं और उनको बोलने की अपनी बात को पूरा मौका देते हैं, उनके घर में इस तरह के कोई भी मुद्दे नहीं आते हैं। डॉक्टर पवन शर्मा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात लगातार हम सुनते हैं और इसके लिए कठोर कानून होने चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते और ऐसे जो मामले हैं उनको आप देखते हैं, आप समाज में लोगों तक जाते हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं, तो सरकार से आपका क्या निवेदन है? सरकार से हमारा सिर्फ यही विनती रहेगी कि इस मुद्दे पर अगर जितनी भी ज्यादा हम हर एक मंच पे बात कर सकेंगे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपराध होने के बाद का कोई काम करना इससे अच्छा है कि अपराध होने से पहले ही हम इन चीजों को ज्यादा ही अहमियत दें। इसके लिए जुड़ा है कि अगर हम एक यौन शिक्षा के बारे में छोटे बच्चों को सही मंच के थ्रू और सही पटल से एक सही भाषा में अगर हम उन तक सूचनाएं पहुंचाएंगे तो यकीनन बच्चे अपने गुड टच, बैड टच और जरूरी यौन शिक्षा के बारे में जागृत होंगे और वो ये बता सकेंगे कि हाँ हमारे साथ सही क्या है, गलत क्या है। और इसमें उनको बहुत ही ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं। जिस तरह से हम बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं कि बेटा चोरी अपराध है, डाका अपराध है, तो यकीनन आप ध्यान दीजिए कि आज भी हमारे हाथ कांपते हैं क्योंकि हमारे अभिभावकों ने बताया था कि चोरी अपराध है। इसलिए अगर हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें और बच्चों को बताएं कि बलात्कार जैसी चीजें अपराध होती हैं, ये किसी की निजता का हनन है और इसमें हमें सजा मिल सकती है, तो आगे भविष्य में भी हम अपराध जैसी चीजों को करने से डरेंगे और बच्चा इन चीजों को अपराध की श्रेणी में रखेगा। उससे उसको लाभ होगा कि वो इस क्राइम की तरफ या अपराध की तरफ झुकाव नहीं जाएगा। डॉक्टर पवन शर्मा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस समस्या पर प्रकाश डाला कि किस तरह से यौन शोषण होता है, बच्चे किस तरह से इससे प्रभावित होते हैं, खास तौर से उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, जो विद्यालय हैं उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है और सीखने में उन्हें कठिनाई होती है, तमाम तरह की दिक्कतों का वो सामना करते हैं। और यदि अभिभावक और आपने कहा शिक्षक अगर ये अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाएं और सरकार इस पर नजर रखे तो शायद ऐसे अपराधों में कमी आ सकती है। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।